कहीं दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा एक तेज रफ्तार बस और एक ट्रक के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना पर प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच गए और राहत के बचाव के काम में जुट गए। वहां जुटी भीड़ की मदद से पहले हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और फिर जिन गाड़ियों में टक्कर हुई थी उन्हें क्रेन की मदद से बीच सड़क से किनारे किया गया। जो ट्रक हादसे का शिकार हुआ था उस पर सरिये लदे थे, जो हादसे के बाद बीच रास्ते पर बिखर गए और उनकी वजह से वहां लंबा जाम भी लग गया। बाद में उन्हें किसी तरह रास्ते से हटाया गया और जाम खुलवाया गया। प्रधानमंत्री ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल फेनी नदी पर बना है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। शिखर धवन ने अहमदाबाद में मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया। इस वीडियो में शिखर के अलावा रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव बच्चों की तरह खिलौनों से खेलते नजर आए। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना। अभिनेता रणबीर कपूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया रणबीर घर पर क्वारंटीन हो गए हैं और सभी एहतियात बरत रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी के एक दिन पहले दिए बयान पर हंगामा मच गया। राहुल ने कहा था कि उन्होंने सिंधिया को सीएम बनाने का वादा किया था। ये भी कहा था कि कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में रहने वाले सिंधिया बीजेपी में पिछली सीट पर बैठे हैं, जिसका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया। देखिए, जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। जबकि दिग्विजय सिंह ने फिर दोहराया कि बीजेपी में सिंधिया को सम्मान नहीं मिल रहा। उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने महाराज से उनको भाई साहब बना दिया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की बिक्री के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि वो राज्य में पूरी तरह शराबबंदी करने में नाकाम रही और यही वजह रही कि इस मुद्दे को उठाने के लिए आरजेडी विधायक बिहार विधानसभा के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हो गए। इन पोस्टर के जरिए आरजेडी विधायकों ने अपनी मांगे नीतीश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बिहार में अवैध शराब की बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। अश्विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। आर अश्विन को फरवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। यूपी के अमरोहा में एक लड़की के गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। लोकसभा में कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। इस मुद्दे पर एनडीए से अलग हो चुके अकाली दल ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। जिसके जवाब में सरकार ने एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों की खूबियां गिनवाई और किसानों के साथ होने का भरोसा दिया। पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है। विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। उसने इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को 46 रनों से हराया। मैच में यूपी ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 280 रन बनाए थे, जिसके बाद मेजबान टीम 49वें ओवर में सिर्फ 234 रनों पर ही ढेर हो गई। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी। मरीजों की बढ़ती तादाद के पीछे लोगों की लापरवाही को बड़ी वजह माना गया। इस लापरवाही की एक तस्वीर वहां की दादर सब्जी मंडी से भी सामने आई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए कई लोग खरीदारी करते नजर आए। मैं इस वक्त दादर के सब्जी मंडी मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर सब्जी मंडी में इकट्ठा हुई। राज्य सरकार ने साफ किया कि अगर लोग नहीं माने तो वो मुंबई में सख्ती करने पर मजबूर हो सकती है। लेकिन केसेस रैपिडली बढ़ गए तो मुंबई में शायद आगे नाइट कर्फ्यू भी आ सकता है और उस एरिया जहां पे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उसको सील भी कर सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिल्ली में कोरोना का टीका लगाया गया। इसके बाद उन्होंने ये वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों की तारीफ की।
12 मार्च को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के 90 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस मौके पर गुजरात में सियासी दंगल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दांडी यात्रा के लिए दांडी यात्रा करने वाले सैनिकों को प्रस्थान कराएंगे। साबरमती आश्रम के चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और दांडी यात्रा को हरी झंडी देने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उसी दिन दांडी यात्रा निकालने के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी है। दांडी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन से हमने परमिशन के लिए गुजारिश की है। T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया ने अहमदाबाद में अभ्यास किया। इंग्लैंड के साथ ये सीरीज शुक्रवार से शुरू होगी। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 39 के कोरोना केयर सेंटर में कई कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने 5 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिलने का आरोप लगाया। और हमारा 5 महीने का पैसा फंसा है, पैसे थोड़ी जाएंगे। जम्मू में वेतन के मुद्दे पर जिला विकास परिषद के कुछ सदस्यों ने प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले चुने गए लोगों को वहां 2 दिनों के लिए ट्रेनिंग दी जानी थी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा थे, लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू होता जिला विकास परिषद के ये सदस्य वेतन बढ़ाने की मांग पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि दूसरे राज्यों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिए जाने का ऐलान किया गया। यही वजह रही कि उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और जमकर नारेबाजी की। टेलीकॉम कंपनियों पर निगरानी रखने वाली संस्था ट्राई का अनचाहे मैसेज को रोकने का नया नियम सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट है कि अनचाहे मैसेज रोकने के चक्कर में टेलीकॉम कंपनियों ने कई कंपनियों के ओटीपी ब्लॉक कर दिए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। टेलीकॉम कंपनियों ने बैंकों के ओटीपी भी ब्लॉक कर दिए, जिससे लोगों को ट्रांजैक्शन में दिक्कतें आई। ई कॉमर्स कंपनियों के ग्राहकों को भी मैसेज नहीं मिले और इतना ही नहीं, आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाने वाले ओटीपी भी लोगों को नहीं मिले। बताया गया कि 100 करोड़ मैसेज में सिर्फ 40 लाख मैसेज ही लोगों तक पहुंचे, जबकि बैंकों के केवल 25 लाख मैसेज ही लोगों को मिल सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद मैसेज के जरिए धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नया सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत कंटेंट की जांच के बाद ही मैसेज को डिलीवर किया जाएगा। सिंगापुर में पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी में तैरने वाला सोलर प्लांट बनाया गया। दूसरे देशों के मुकाबले सिंगापुर में खाली जगह काफी कम है, लेकिन वहां कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा है। सिंगापुर में पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी में तैरने वाला सोलर पावर प्लांट बनाया गया। दूसरे देशों के मुकाबले सिंगापुर में खाली जगह काफी कम है, लेकिन वहां कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा है। ऐसे में पर्यावरण को बचाने और समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए वहां अनोखा तरीका इस्तेमाल किया गया। जगह की कमी होने की वजह से वहां पानी के ऊपर सोलर पावर प्लांट बना दिया गया। इसके लिए ऐसे सोलर पैनल लगाए गए जो पानी में तैरते हुए अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी जरूरी चीजें भी इसी हिसाब से डिजाइन की गई। Land which is very scarce. The next big potential is actually our water area. ये सोलर पैनल वहाँ के तालाबों और झीलों में इसी तरह लगाए जाएंगे ताकि पहले की जगह की कमी से जूझ रहे सिंगापुर को साफ ऊर्जा का एक जरिया मिल सके और इससे वो अपना कार्बन उत्सर्जन भी घटा सके। सूरत में वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सूरत नगर निगम के 2 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि कहा जा रहा है इन दोनों कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। डॉक्टरों ने अंदेशा जताया कि इनके शरीर में एंटीबॉडी एक्टिव होने में देरी की वजह से ऐसा हुआ होगा। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त को तलब किया और ब्रिटेन की संसद में कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा का मुद्दा उठाया। भारत ने इसे दूसरे देश की राजनीति में दखल माना और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। गुजरात के अमरेली में कथाकार मुरारी बाबू को कोरोना का टीका लगाया गया। अफ्रीकी देश इक्वाटोरियल गिनी में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 पहुंच गई, जबकि घायलों की तादाद 600 के पार हो गई। एनसीबी ने मुंबई के बोरीवली में छापेमारी की और एक आदमी से करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की चरस बरामद करने का दावा किया। लखनऊ के गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष किशोर ने दावा किया कि 2 मार्च को उस पर वाकई हमला हुआ था, न कि उसने खुद पर गोली चलवाई थी। गोली मरवाई गई भाई, कौन यार, मैं खुद को क्यों गोली मारूंगा यार।
इतना ही नहीं, आयुष ने तो ये सनसनीखेज दावा भी किया कि उसकी पत्नी पहले से शादीशुदा है और उसने पैसों के लिए उसे हनी ट्रैप में फंसाया। हालांकि उसकी पत्नी अंकिता ने इन आरोपों को खारिज किया। जो ये गोलीकांड थी किसी तीसरे व्यक्ति को फंसाने को लेकर के ही हुई थी, जो कि जिसमें मेरे भाई ने भी उसका साथ दिया था। वहीं आयुष के पिता बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मामले के बारे में कोई भी जानकारी न होने की बात कही और तो और उन्होंने अंकिता को अपनी बहू मानने से भी इनकार कर दिया। वो मेरी बहू नहीं है, वो आयुष की पत्नी है। बहू तो तब होती जब मेरी हम परिवार के लोगों की मर्जी से शादी होती। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चन-ओचा पत्रकारों के सवालों पर भड़क गए। राजधानी बैंकॉक में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे उनके कैबिनेट में होने वाले फेरबदल पर सवाल किया और सरकार में शामिल होने वाले नए नामों के बारे में पूछा, जिस पर वो आग बबूला हो गए। पहले तो उन्होंने गुस्से में पत्रकारों को बताया कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो अपने आसपास रखी सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल को लेकर आगे बढ़े और हॉल में मौजूद पत्रकारों पर सैनिटाइजर छिड़कते हुए वहां से चले गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया, जिससे टीचर और दूसरा स्टाफ काफी देर तक अंदर ही फंसा रहा। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के छात्र फीस और रिजल्ट में देरी जैसे मुद्दों पर नाराज थे, जिसका हल निकलने पर वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर इकट्ठा हो गए और बाहर निकलने वाले रास्ते पर ताला लगा दिया। गेट बंद होने की वजह से यूनिवर्सिटी का स्टाफ अंदर ही फंस गया। गुस्साए छात्र भी ताला लगाकर गेट के बाहर ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने मांगे नहीं माने जाने तक गेट नहीं खोलने की चेतावनी दे डाली। যখন অবধি আমাদের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না, আমরা এখান থেকে উঠবো না। छात्रों के इस प्रदर्शन की वजह से यूनिवर्सिटी का स्टाफ आधी रात तक वहीं फंसा रहा। आखिरकार छात्रों के तेवर देख यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उनकी मांगों पर एक लिखित भरोसा दिया, जिसके बाद उन्होंने ताला खोला और तब जाकर स्टाफ वहां से बाहर निकल पाया। जहरीली शराब से मौत के मामले में सजाए मौत के प्रावधान वाला बिल पंजाब विधानसभा में पास हो गया। पंजाब सरकार ने जहरीली शराब से मौत के मामलों में सजाए मौत और उम्र कैद के प्रावधान वाले बिल को विधानसभा में पास कर दिया। विपक्ष ने इस बिल के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई। मैं समझता हूँ इसका दुरुपयोग भी करेंगे, जो अपने विरोधी होंगे उनको भी डराएं धमकाएंगे। पंजाब सरकार ने साफ किया कि बिल का मकसद केवल अपराध को रोकना है। ये माफिया के खिलाफ है और हमारी कोशिश है कि आगे से कोई ऐसी घटना ना हो। भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच फोन पर करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इसमें जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने प्रधानमंत्री मोदी से चीन की शिकायत की। इस दौरान उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी का मुद्दा उठाया और हांगकांग के हालात पर भी चिंता जताई। विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में मुंबई के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने शानदार 185 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। पृथ्वी के 185 रनों का स्कोर लिस्ट ए क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक सबसे बड़ा निजी स्कोर है। इससे पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2005 में भी श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में 183 रनों की पारी खेली थी। धोनी का ये रिकॉर्ड 10 साल तक कायम रहा। फिर विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में 183 रनों की पारी खेलकर साल 2012 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। निर्देशक संजय लीला भंसाली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग रोकने का फैसला लिया गया। साथ ही इस फिल्म में काम कर रहे सभी कलाकारों के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष को बड़ी राहत दी और पुलिस को अगले 3 महीने तक उनके खिलाफ कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया कि डॉक्टर राम नारायण राम नाम के एक डॉक्टर को शेखपुरा जिले का सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। ये वो डॉक्टर थे जिनकी फरवरी में ही कोरोना से मौत हो चुकी थी। मृत आदमी से भी सरकार काम लेना जानती है, यही सरकार है। जब हंगामा खड़ा हुआ तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। उनसे पूछताछ के बाद जब उनका जवाब आएगा तो आगे हम लोग उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां 2 सांड अचानक बीच सड़क पर लड़ाई करने लगे। दोनों सांडों की इस लड़ाई को वहां मौजूद कुछ लोगों ने रुकवाने की काफी कोशिश की, लेकिन सांडों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो बीच सड़क पर एक दूसरे पर हमला करते रहे। एक आदमी ने अपनी साइकिल से दोनों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन सांडों ने लड़ना बंद नहीं किया। उल्टा वो आदमी डरकर किनारे पर चला गया। काफी देर तक दोनों सांड सड़क पर यूं ही लड़ते रहे और फिर खुद ही वहां से चले गए।
लेकिन इस बीच वहां से गुजरने वाले लोगों की सांसें अटकी रहीं। राहत की बात यह रही कि उनकी इस लड़ाई से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डाकार में मुख्य विपक्षी नेता उस्मान सोंको की गिरफ्तारी पर शुरू हुआ बवाल थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। उस्मान सोंको को रेप के आरोप में 7 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही उनके समर्थकों ने वहां उत्पात मचा रखा है। अपने नेता की रिहाई के लिए इन लोगों ने राजधानी में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की सख्ती का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक जगह पर तो पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उपद्रवियों को रोकने के लिए तैनात दिखी, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला कर दिया। इतने पत्थर फेंके गए कि सड़कें पत्थरों से पट गईं। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, लेकिन हिंसा कर रहे लोग अपने नेता की रिहाई से कम पर मानने वाले नहीं थे। वो उल्टे पुलिस के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हुए उन्हें चढ़ाते दिखाई दिए। हंगामे की इन तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगा मानो पूरा शहर जंग का मैदान बन गया हो। उस्मान सोंको की गिरफ्तारी से भड़के उनके समर्थकों से वहां की सरकार ने शांति की अपील की। हरियाणा के रेवाड़ी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक सड़क हादसे के बाद इलाके के कुछ लोगों में सड़क पर फैले डीजल को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि वहां 24,000 लीटर डीजल से भरे टैंकर की ट्रक से टक्कर हो गई और टैंकर में भरा सारा डीजल सड़क पर फैल गया, जिसकी जानकारी मिलते ही कई लोग वहां पहुंच गए। जिसे जो मिला वो उस बर्तन को लेकर डीजल की लूट में जुट गया। कोई प्लास्टिक की बोतलों में तो कोई कैन में डीजल को भरने में व्यस्त दिखा। कुछ लोग तो बाल्टी लेकर वहां पहुंच गए और सड़क पर फैले डीजल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समेटने के लिए उन लोगों में होड़ मची रही। 2 लोग तो बाल्टी भर डीजल को लूटने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से जाते हुए भी नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में एक बच्चे से बात करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर एक बच्चे से बात करते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चे से उसका नाम और उसकी पढ़ाई की जानकारी ली। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होगा। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी जेजेपी सरकार को 45 वोट की जरूरत है, जबकि गठबंधन सरकार ने अपने पक्ष में 55 वोट होने का दावा किया है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए खड़गपुर सदर, पिंगला और काशीपुर सीट के लिए 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 40 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों की मदद से इस ड्रग्स को देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाना था। एमपी के सतना में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने मिलकर लड़की के भाई की पिटाई कर दी। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 40 किलो ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा ने आदिवासी समुदाय पर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने विधानसभा में आदिवासी समुदाय के धर्म के बारे में बात करते हुए ये बयान दिया। ये आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए। हाथरस केस से जुड़े मामले में ईडी ने पीएफआई के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया कि पीएफआई से जुड़े लोगों को खाड़ी देशों से पैसा ट्रांसफर किया गया था और इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया था। ईडी ने करीब 100 करोड़ की विदेश फंडिंग का जिक्र अपनी चार्जशीट में किया और आरोप लगाया कि 2020 में दिल्ली हिंसा में भी इन पैसों का इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मास्क के कारोबार के नाम पर विदेशों से फंडिंग करवाकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। ईडी की चार्जशीट में सबसे चौंकाने वाला आरोप ये कि पीएफआई केरल में आतंकी कैंप खोलकर अपने सदस्यों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। ईडी ने हाथरस केस में पीएफआई से जुड़े 5 लोगों को आरोपी बनाया।
उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां BHEL परिसर में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कर्मचारी बेहद करीब से तेंदुए को डंडे से मारकर भगाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान तेंदुए ने वहां मौजूद कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश की और फिर वहां से वो भाग गया। घटना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई। भारत की नौसेना के बेड़े में अब से थोड़ी ही देर में खतरनाक सबमरीन जुड़ने वाली है। INS करंज एक ऐसी पनडुब्बी है जो भारत की समुद्री सीमाओं को केवल सुरक्षित ही नहीं करेगी, बल्कि दुश्मनों के दिल में डर भी पैदा करेगी। INS करंज कलवरी क्लास की पनडुब्बी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बी बन रही हैं, जिसमें INS करंज तीसरी ऐसी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। आपको बता दें, 2 पनडुब्बियों का अभी ट्रायल चल रहा है और आखिरी पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डॉक में बन रही है। भारतीय नौसेना के लिए काफी गर्व का दिन है, क्योंकि आज भारतीय नौसेना को मिलने वाली है अब तक की सबसे घातक और हाईटेक सबमरीन INS करंज। करंज पूरी तरह से तैयार है भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस सबमरीन को, INS करंज सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अब तक की सबसे हाईटेक सबमरीन बनाई गई है और ये सबमरीन पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। और जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है कि जो इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, जो दुश्मनों के रडार पर काफ़ी मुश्किल है उसे आना, और कह सकते हैं कि नामुमकिन है कि इस सबमरीन को दुश्मन अपने रडार पर इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये आज काफ़ी ऐतिहासिक दिन है भारतीय नौसेना के लिए। स्कॉर्पियन जो क्लास की सबमरीन है, ये तीसरी सबमरीन है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। P75 के तहत 6 सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल होना है। ये तीसरी सबमरीन INS करंज जो अब भारतीय नौसेना में शामिल हो रही हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो INS करंज जो एक नया नाम नहीं है भारतीय नौसेना के लिए। इससे पहले भी 34 साल तक INS करंज की सबमरीन ने भारतीय नौसेना में सर्व किया है। उसके बाद सिर्फ हाईटेक और जो तकनीक है उससे बदला गया है और नाम वही रखा गया INS करंज, क्योंकि भारतीय नौसेना के इतिहास में कहा जाता है कि जब भी कोई नई सबमरीन, नई शिप आती है तो उसका नाम नया नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पुराने सबमरीन के इतिहास को बरकरार रखने के लिए नाम दोबारा जो दूसरी सबमरीन या दूसरे जहाज होते हैं उसे रखा जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। कोरोना काल के बाद बीजेपी संसदीय दल की ये पहली बैठक है। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार की अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव PK मिश्रा ने की। इस दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीनेशन के लिए अगले 3 महीने में विस्तार से रोड मैप तैयार करने को कहा। आंध्र प्रदेश में 12 नगर निगम और 75 नगर पालिकाओं के लिए आज सुबह 7 बजे से बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा, जिसके नतीजे 14 मार्च को जारी किए जाएंगे। पीएम मोदी 12 मार्च को क्वाड नेताओं के पहले सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान को दी जाएगी। पाकिस्तान को ये वैक्सीन GAVI वैक्सीन समझौते के तहत दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा एक गुब्बारा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गईं। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की विधानसभा में बजट पेश किया, जिसे देशभक्ति बजट का नाम दिया गया। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार आजादी की 75वीं जयंती का जश्न 75 हफ्ते तक मनाएगी और दिल्ली की 500 जगहों पर तिरंगे लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बजट में ऐलान किया कि वैक्सीनेशन के अगले चरण में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं वाले मोहल्ला क्लिनिक अब केवल महिलाओं के लिए भी खोले जाएंगे। ऐसे 100 क्लिनिक बनाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ के बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा पर और 14% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने का ऐलान किया। इसके अलावा दिल्ली में फ्री बिजली, पानी और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा भी जारी रखी जाएगी।
बजट में प्रस्ताव किया गया कि दिल्ली के हर नागरिक को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे उसके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां होंगी। इसके अलावा बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सीसीटीवी की सुविधा को मजबूत करने के लिए किया गया। 75वां साल देश की आज़ादी को हो गया, उसको देखते हुए पूरे दिल्ली के अंदर ढेर सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके लिए देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया गया है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ट्रांसपोर्ट हो, एनवायरनमेंट हो, हर क्षेत्र के अंदर नए नए कार्यक्रम, नई नई योजनाएं लाई गई हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसके बाद भीड़ ने एक थाना फूंक दिया। वहां कोरोना नियमों के पालन करवा रही पुलिस की सख्ती के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन ये प्रदर्शन थोड़ी ही देर में किसी जंग में तब्दील हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस की कार्रवाई से भड़के प्रदर्शनकारियों ने थाने में पेट्रोल बम की मदद से आग लगा दी। इसके अलावा सड़क में दूसरी जगहों पर आगजनी भी की। हालात बिगड़ते देख मोटरसाइकिल पर सवार जवानों का एक दस्ता भी वहां पहुंचा, लेकिन उपद्रवी तब भी नहीं माने। हालात ऐसे हो गए कि वहां के प्रधानमंत्री को खुद लोगों से शांति रखने की अपील करनी पड़ी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। एक भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में वन क्षेत्र में लगी भीषण आग को करीब 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियों की मदद से बुझाया जा सका। इस दौरान आग वाली जगह तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण के इस्तेमाल की जाने वाली मशीन की भी मदद ली गई। झारखंड के जमशेदपुर में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में कुछ लोगों ने एक टीचर के घर में घुसकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम ने इंडिया लेजेंड्स को 6 रनों से हरा दिया। केविन पीटरसन की शानदार बल्लेबाजी की मदद से इंग्लैंड की टीम ने 188 रन बनाए, जिसका पीछा करने उतरी भारत की टीम 20 ओवर में 182 रन ही बना पाई। हरिद्वार में बीच सड़क पर अजगर के आ जाने से लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूपी के उन्नाव में हाईवे पर सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में ट्रक की टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे के बाद दमकल विभाग की मदद से ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई।